कि बहुत सारे पोस्ट को ग्लोरीफाई तो बहुत से लोग करते हैं, बट आपको सच जानना जरूरी है। आईटीआई के लिए कलर ब्लाइंड लोग अलाउड है कि नहीं है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को स्पेशली क्या मिलता है, तो इनको स्पेशली जो मिलता है वो है वो भर रहे हैं, सही से भर रहे हैं कि नहीं, कोई टैक्स इवेजन में तो नहीं आ रहा है, कोई अपना टैक्स छुपा तो नहीं रहा है, यार वो ना टैक्स नहीं भर रहा है तो मैं जाऊंगी और रेड मार दूंगी, या जाऊंगा या रेड मार दूंगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा पावर फील करोगे कि हाँ आप थोड़ा सा, यानी कि बैंक को ये आप ऑर्डर दे सकते हो कि आप अपनी बहुत ज्यादा उम्मीद एसएससी सीजीएल के किसी भी पोस्ट से मत लगाओ। वो जो सेल्फ स्टीम आपकी बनती है उसको कोई पैसा कंपेयर नहीं कर सकता कि अभी ये ले रहा हूं, मुझे मिल रहा है तो फिर बाद में अपने होम टाउन चला जाऊंगा। अब बात करते हैं घूस के ऊपर में, ठीक है। पावर, पोस्ट, पैसा, रेट्स, ये सब कुछ सुनकर जो एसएससी सीजीएल की पोस्ट आपके दिमाग में सबसे पहले आती है वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और मैं आपको बता दूं, एक टाइम था जब मैं भी इस पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेरे अंदर क्रेज था, बट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ये पोस्ट मैंने ये ऑप्ट नहीं किया और मैं सीएसएस में आ गई। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ए टू जेड सब कुछ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में। अगर इससे पहले आपने मेरी ये 3 वीडियोस नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि आई कैन बेट यू मैं सबसे अच्छी एनालिसिस करती हूँ किसी भी पोस्ट की, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। लगभग 20 से भी ज़्यादा यूट्यूब पे अच्छे क्रिएटर्स की वीडियोस देखती हूँ, प्लस जो लोग ऑलरेडी इस पोस्ट पे हैं उनसे पर्सनली बात करती हूँ। आप ट्रस्ट कर सकते हो। प्लस अगर कोई भी नेगेटिव बात है उस पोस्ट के बारे में मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगी। मैं जब पर्सनली बात करती हूँ तो मैं उनसे स्पेशली ये पूछती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है तो वो मुझे ज्यादा बताओ, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट को ग्लोरीफाई तो बहुत से लोग करते हैं, बट आपको सच जानना जरूरी है ताकि आपकी उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ी हुई ना रहे। अगर आपने मेरी 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सीएसएस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने कितने हार्श ट्रूथ्स में बताए हैं, शायद ही किसी ने ये सारी चीजें आपको बताई हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो आई होप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ एसएससी सीजीएल में बहुत हाई जाती है। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी की जरूरत है, तो आप मेरी एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर आप कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाती है। सबसे पहले मैं बेसिक चीजें क्लियर कर दूं, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। मेडिकल टेस्ट तो होता है, मेडिकल टेस्ट हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। कोई भी टाइपिंग नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट एक्साइज के लिए होता है बट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए नहीं होता है। प्लस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये ग्रुप सी पोस्ट है, ये ग्रुप बी पोस्ट नहीं है। एएसओ इन सीएसएस या एएसओ इन एमईए या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर एक ग्रुप बी पोस्ट होती है, लेकिन ये ग्रुप सी पोस्ट है। हालांकि ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसलिए सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हम सैलरी के बारे में इस वीडियो में आगे में बात करेंगे। आप इसकी जो बेसिक क्राइटेरिया है कि क्या एलिजिबिलिटी होती है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, तो इसके बारे में बोलकर मैं बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको जोन प्रेफरेंस का फॉर्म आता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऑल इंडिया पोस्टिंग वाली पोस्ट है, तो आपको जोन भरने का ऑप्शन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है, उस हिसाब से आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसमें आपको जोन अलॉट किया जाता है। अभी फिलहाल आईटी में 18-19 जोन है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आपके घर के पास जो जोन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। उसके कुछ टाइम के बाद आपको जोन और ऑफिस अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद आप वहां पर जाकर ज्वाइन करते हो। अब कुछ लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या हमें ट्रेनिंग तुरंत में ज्वाइनिंग के बाद मिलती है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग आपके तुरंत ज्वाइन करने के बाद हो, ये कभी भी हो सकती है। 3 महीने की इसकी ट्रेनिंग होती है जो कि काफी रिगरस ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ाए जाते हैं, जो ऑफिस प्रोसीजर है वो पढ़ाया जाता है, केस स्टडीज पढ़ाए जाते हैं, जो भी आपके ऑफिस से रिलेटेड रूल्स होते हैं जैसे कि लीव रूल्स और टीए रूल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। और इसमें एक्सपर्ट्स आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, जो केस स्टडी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं वो। इसके साथ ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट आते हैं, यानी कि अकाउंट्स अगर आपको पढ़ाया जा रहा है ट्रेनिंग में तो अकाउंट्स के जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आएंगे। अगर टाइमिंग की बात करूं तो 10:30 से लेकर 5 तक का आपका पर डे की ट्रेनिंग होती है। सैटरडे संडे एज यूजुअल ट्रेनिंग में छुट्टी होती है। बहुत कोई पूछते कि क्या ट्रेनिंग के टाइम पे सैलरी मिलती है। हर एक गवर्नमेंट जॉब में ट्रेनिंग के टाइम पे आपको फुल सैलरी मिलती है, बट हाँ ट्रेनिंग के टाइम पे आपको छुट्टियां इतनी इजिली नहीं मिल पाती। प्लस ट्रेनिंग के बाद आपका टेस्ट भी होता है जो कि आपको आगे प्रमोशन में हेल्प करने के लिए काम आता है। तो आप ऐसा नहीं है कि बस ट्रेनिंग में मजे मजे करो, थोड़ा बहुत पढ़ लेना ताकि आपको प्रमोशन में इजी हो जाए। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई कि बहुत से लोगों की क्वेरी रहती है कि आईटीआई के लिए कलर ब्लाइंड लोग अलाउड है कि नहीं है, तो हाँ कलर ब्लाइंडनेस इसमें अलाउड है लेकिन एक्साइज में अलाउड नहीं है। सो ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड ट्रेनिंग के बाद हम सबसे पहले चलेंगे सैलरी के तरफ, क्योंकि सैलरी जो होती है, आप इतना पढ़ लिख रहे हो, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो, तो सैलरी क्योंकि
4600 ग्रेड पे की ये पोस्ट है और इसकी पोस्टिंग XYZ तीनों सिटीज में होती है, तो इसकी सैलरी भी तीनों सिटीज में अलग अलग होती है। अगर मैं ग्रॉस सैलरी की बात करूं तो एक्स सिटी में लगभग 40,000 के करीब, हमारा भी लगभग 89-90,000 के करीब ग्रॉस सैलरी है, तो वैसे ही उनकी भी होती है। एक्स सिटी में इनकी जो इनहैंड सैलरी होती है 71,000 के अराउंड होती है, वाई सिटी में इनहैंड सैलरी 66,000 के अराउंड होती है और जेड सिटी में 58 to 59,000 के अराउंड इसकी सैलरी होती है। सैलरी जो है ना वो सिटीज के हिसाब से सही बैठती है, क्योंकि एक्स सिटीज में एक्चुअली इतना खर्चा होता है कि आपकी सैलरी से बच नहीं पाता, आप कितनी भी कोशिश करो, आपकी वो लाइफस्टाइल वैसी होती है एक्स सिटी में। लेकिन अगर जेड सिटी में 59 भी कमा रहे हो ना तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छी खासी सेविंग इससे कर लो। तो सुन के नहीं होना है कि भाई 50-80 है बस, नो, आप अगर आप चाहो तो इससे सेव कर सकते हो अच्छा खासा। इसके साथ ही 1 जनवरी को या तो 1 जुलाई को आपकी इंक्रीमेंट लगती है। इंक्रीमेंट से लगभग आपके 3 से 4,000 रुपए हर इंक्रीमेंट पे बढ़ जाते हैं, प्लस हर साल डीए भी इंक्रीज होता है, तो आपकी सैलरी उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है। प्लस जब आपका प्रमोशन होता है तो आपकी तो ग्रेड पे ही चेंज हो जाती है, तो आपकी सैलरी एकदम से हाइक कर जाती है। तो आप स्क्रीन पर एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम दूसरों की सैलरी स्लिप देख करके मोटिवेट कैसे होंगे। बिलीव मी, मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर था कि सैलरी स्लिप देखना, कि हम जब जॉब करेंगे तो भाई हमारे पास भी इतने पैसे होंगे, हम जो चाहेंगे खरीदेंगे। तो आई डोंट नो ये कैसे मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप इतना पढ़ क्यों रहे हो? सिर्फ पढ़ने मजे के लिए पढ़ रहे हो क्या? आप तो पढ़ रहे हो ना कि सैलरी हमारे पास आएगी, हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, तो ये एक्चुअली बड़ा मोटिवेशन होता है। मैं खरीद रही हूँ लेकिन आप तो वो ड्रीम देखोगे ना कि भाई अब मेरे को पढ़ना है, मेरे को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है, मेरे पास भी पैसे आएंगे। दिस इज मोटिवेशन। अब सिर्फ सैलरी नहीं होती है जो यहाँ पर आपको मिलती है, इसके साथ ही आपको बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि मैं और भी वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ। पहला जो मेरा फेवरेट है वो है CGHS, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी होती है ये एक, जिसके लिए 4000 ग्रेड पे 650 रुपए आपके हर मंथ कटते हैं। लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो ट्रेमेंडस है, चाहे लाखों रुपए का खर्चा आपके इलाज में आ जाए वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट रिम्बर्स करती है। अभी अभी मेरी मम्मी का ट्रीटमेंट हुआ, इट कॉस्ट अराउंड 8-9 हज़ार, सो मुझे टेंशन नहीं थी, वो पूरे की पूरे गवर्नमेंट ने रिम्बर्स किया। इसके बाद दिवाली का बोनस मिलता है, ये आपको लगभग 7,000 के करीब मिलता है। दिस इज रियली कम, मैं आई एक्सेप्ट दिस, क्योंकि मुझे जब मेरा टाइम आया था दिवाली बोनस का, हालांकि मुझे नहीं मिला है क्योंकि नेक्स्ट ईयर मिलेगा मुझे, तो मुझे बहुत कम लगा था कि यार सिर्फ 7,000 मिलते हैं, टू लेस ना। इसके बाद ऑनरेरियम मिलता है आपको लगभग 5,000 के करीब। इसके बाद चाइल्ड ट्यूशन फीस, 2 बच्चों तक का ट्यूशन फीस आप रीइंबर्स करवा सकते हो। इन सब के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आप जब जॉब में आओगे तो आपको समझ में आएगा, बट हाँ ये आपकी मोटिवेशन के लिए अच्छा है कि हाँ भाई ये चीजें मिलेंगी आपको। प्लस बैग का अलाउंस आपको जो मिलता है, मैंने आपको अपनी फ्लैट टूर वाली वीडियो में भी बताया था कि 3 साल में आपको 3,000 रुपये मिलते हैं अपने एक ऑफिस बैग के लिए, उसके बाद 3 साल के बाद आपको वापस मिलेंगे। अब ये सब तो था कि हर एक लगभग 4600 ग्रेड पे के हर पोस्ट में मिलता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को स्पेशली क्या मिलता है, तो इनको स्पेशली जो मिलता है वो है पेट्रोल बिल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा आना जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ फील्ड वर्क, तो इनको 30 लीटर तक के पेट्रोल का जो खर्चा है वो रीइंबर्स कर दिया जाता है। इनको अलग से मोबाइल बिल्स भी मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसका कोई और भी बेनिफिट बताऊं, लेकिन बिलीव मी, खैर इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। बहुत ही क्लियर ओपिनियन मैं अपना शेयर करूंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जरूर। सो लेट्स डिस्कस वर्क प्रोफाइल ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। देखिए बहुत आपने सुना होगा कि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी 2 तरह का काम होता है, एक असेसमेंट होता है, एक नॉन असेसमेंट होता है, ठीक है। अब असेसमेंट में क्या होता है कि आपको डेस्क जॉब करनी पड़ती है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के काम, फाइल वर्क, ये सब कुछ करनी पड़ती है। सो फाइल वर्क किस चीज का करोगे? अब इनकम टैक्स फेमस ये अपने इनकम टैक्स एक्ट के लिए और उस एक्ट के अंडर जितने भी रूल्स आते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाया जाता है उस चीज के लिए, तो आप उसी से रिलेटेड सारे काम करते हो। पहला काम जो आता है वो है कि आप जो भी इनकम टैक्स भरते हो, तो इतने सारे लोग भरते, तो आपकी जो जोन है, आपकी जो सिटी है, उसमें जो लोग भर रहे हैं, तो उन सब चीजों को वेरीफाई करना कि वो भर रहे हैं, सही से भर रहे हैं कि नहीं, कोई टैक्स इवेजन में तो नहीं आ रहा है, कोई अपना टैक्स छुपा तो नहीं रहा है। इन सब चीजों की जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो असेसमेंट ही अंडर में आपका आएगा। उसके बाद टीडीएस को वेरीफाई करना कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब ये सही से हो रहा है कि नहीं। जैसे कि आपको अगर सैलरी मिलती है तो उसमें भी टीडीएस कटता है, मतलब जहां से वो सोर्स से आपको इनकम मिल रही है वहीं पर कुछ ना कुछ उसका अमाउंट वो इनकम टैक्स के रूप में भरा जाता है, वो सही से आ रहा है कि नहीं। अगर कोई कंपनी है वो कोई इनकम करती है तो उसका टीडीएस कटता है, तो क्या वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों का रिकॉर्ड रखना, वेरीफाई करना,
ये सब कुछ इनका काम होता है। नेक्स्ट, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, अभी तो नहीं करते होगे, लेकिन जब आप करोगे तो ये देखना कि रिटर्न जो उन्होंने फाइल करी है, जितना उन्होंने क्लेम किया है, क्या वो सही है कि नहीं, या कुछ भी भर दिया है। तो ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड रखना और इनको वेरीफाई करना, ये ITI का ही काम होता है। सिर्फ पर्सन की नहीं बल्कि फर्म्स की, कंपनीज की, इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन है वो ITI ही करता है। लोगों में तो फिर भी बहुत नॉर्मल चीज़ें होती है, बट बड़ी बड़ी कंपनी से डील करना यहाँ पर आता है थोड़ा सा वो, कि इतनी बड़ी कंपनीज के लोगों से आप बात कर रहे हो, लॉयर्स से एंड ऑल, तो जो CA होते हैं उनके, उनसे। सो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, ये आपको एक्सप्लोर करवाता है खुद को, आपको बहुत चीज़ें पता लगती हैं, जैसे कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, कितनी सारी ऑनलाइन कंपनी बनी है, कितना प्रॉफिट कर रही है, बहुत चीज़ें आपको पता लगती हैं। इसके अलावा जो कंप्लेंट्स होते हैं, मतलब जैसे मैं भी अपनी मिनिस्ट्री में काम करती हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं इलीगल माइनिंग से रिलेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही IT से रिलेटेड जिनके भी कुछ कंप्लेंट होंगे, या मान लीजिए कि मैं हूँ, अगर मुझे पता है कि मेरे जो पड़ोसी है वो ITR नहीं फाइल कर रहा है, या फिर वो इनकम टैक्स इवेजन कर रहा है, तो मैं तो कंप्लेंट करूंगी ना, तो मैं वो IT डिपार्टमेंट में अपने बताऊंगी। तो उन सारे कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करना ये इनका काम होता है। प्लस असेसमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, कि अगर मान लीजिए रेड होने वाली है, तो क्या एकदम से किसी के पास जाकर के रेड थोड़े मार देंगे, उसके पहले तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, वारंट निकलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो उनके बारे में जांच पड़ताल होगी, उसके रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, बैंक से अगर जरूरत पड़ी तो बात किया जाएगा, बैंक स्टेटमेंट मांगी जाएगी। तो ये सारी भी जो डॉक्यूमेंटेशन की काम है ये असेसमेंट में आता है। अब हम बात करते हैं नॉन असेसमेंट की। नॉन असेसमेंट भाई मतलब इतना बता रखा है कि नॉन असेसमेंट का मतलब रेड ही होता है। नॉन असेसमेंट का मतलब सिर्फ रेड नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत चीजें होती है जो नॉन असेसमेंट के अंदर आती है। सबसे पहले हम आपकी फेवरेट चीज रेड की बात कर लेते हैं। झारखंड और ओडिशा में इनकम टैक्स की रेड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि महाराष्ट्र के जालना में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की है। खबर ओडिशा से। ओडिशा आयकर विभाग ने रिलीज प्राइवेट लिमिटेड और इस समूह की 3 अन्य कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अब ना कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, अगर हमें हमारा कोई दोस्त कंप्लेंट करेगा कि यार वो ना टैक्स नहीं भर रहा है, तो मैं जाऊंगी और रेड मार दूंगी, या जाऊंगा या रेड मार दूंगा। ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो आप अपनी मर्जी से रेड नहीं मार सकते हो, ऊपर से आप रेड नहीं मारते हो, आप रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जिसको कि रेड टीम बोलते हैं, ये इसका एक मेंबर होते हो। और मेंबर भी ये नहीं कि आप जाकर वहां पे तोड़ फोड़ करना शुरू कर देंगे। वहां पर जो भी क्लरिकल काम होता है, मतलब कितना पैसा मिला, क्या क्या गहने जेवरात मिले, कब से कब तक ये चला, कब कब क्या क्या इवेंट्स हुए, उनका एक रिकॉर्ड बनाना, ये रेड के दौरान आपका काम होता है। ना कि आप बिल्कुल जा करके वहां हमला बोल दो, ये आपका काम नहीं होता। आप उस टीम के मेंबर होते हैं। सो प्लीज ये भ्रम हटा दीजिए कि आप बिल्कुल शेर हो जाओगे, पावर से भर जाओगे, कुछ नहीं है ऐसा। ये बोलने की बात है। जिनको पता नहीं है वो आपको थोड़ा समझ सकते हैं, अदरवाइज जिनको पता है वो उनको पता है। दूसरी चीज की रेड कोई एक दिन की चीज नहीं होती है। रेड जब तक आपको उसके घर का पूरा जो भी चीज के लिए आप गए, हो सकता है इसमें 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, वहाँ पे सर्च में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे सर्च कर रहे हो, उसे पूछताछ चल रही, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनके पड़ोसियों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, उनके घर वालों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब जो भी आपको काम है क्वेश्चनेयर करना है, तो वो चीज़ जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप उस टीम का हिस्सा रहते हैं। आपको वहीं पे रहना पड़ता है, आपको सोने खाने सब चीज का पैसा गवर्नमेंट उस टाइम दे रही होती है। प्लस ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड करोगे कि नहीं मेरे को रेड पे जाना है। आपको ऑफिस वाले ही बताते हैं, आपको ऑफिस वाले ही अलॉट करते हैं कि आप किस टीम में रहोगे, आप फील्ड वर्क में रहोगे या फिर आप डेस्क जॉब में रहोगे। ये आपके हाथ में नहीं रहता। बट हाँ, मैं ये चीज बता देती हूँ कि अगर आपकी रैपो अच्छी है, आपकी सीनियर से रेट मतलब जो भी ये सब डिसाइड करते हैं, तो आप को रिकमेंडेशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे भेज दो। वो अब उनके हाथ में है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकती ये सब काम। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम क्या हर महीने जाके रेड मारेंगे यार, हर टाइम रेड मारते रहेंगे? ऐसा नहीं है। आपके करियर का लगभग 10% टाइम ही आपको मिलता है जब आप रेड में जाने के लिए आपको बोला जाता है। वैसे मैंने एक इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि 1 साल में लगभग आपको एक बार तो मौका मिल जाता है रेड में जाने का, और हर बार कोई जाता भी नहीं है। मतलब किसी के अपने इश्यूज होते हैं, या कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि यार क्या जाकर के इतने दिनों तक अपना वेस्ट करो, घर से दूर रहो एक्सेट्रा, तो कुछ लोग नहीं जाते हैं। जैसे कि मेरा ही एक दोस्त था, तो उसको जब बोला गया था कि रेड पे चलने के लिए, तो ही वाज लाइक यही करूंगा जाके। तो सो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। सो इट्स नॉट रॉन्ग, ये अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमेशा अपनी पोस्ट चुना करो, ठीक है, ताकि आपको अफसोस ना रहे। खैर ये ज्ञान मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो आप देखिएगा जरूर लास्ट तक। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप रेड्स पर तभी जा पाओगे जब आप इन्वेस्टिगेशन विंग में रहोगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन
अज्यूमिंग सुनने से ही है कि इसका काम पूरा इन्वेस्टिगेशन का है, तो अगर आप इसमें हो तो आपको 100% अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी रेट पर जाने की। अब हम दूसरी तरह के काम की बात करते हैं। अगर आप नॉन असेसमेंट पे हो तो आपको क्या करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है, आपने उसे नोटिस दे दिया, वो फिर भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप उनका बैंक अटैच करा सकते हो, यानी कि बैंक को ये आप ऑर्डर दे सकते हो कि जब तक कि ये कार्यवाही कंप्लीट नहीं होती, उसके साथ पूरी बात वो टैक्स पे नहीं कर देता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, वो बैंक से पैसे नहीं निकाल सकता है। सो ये भी आपका नॉन असेसमेंट में ही आता है, फील्ड वर्क में ही आता है। नेक्स्ट काम आता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स पे नहीं किया है और वो भाग गया, गुम हो गया कहीं, तो आपको जाना पड़ सकता है उसके घर की जांच पड़ताल करने के लिए, उसके पड़ोसी से जांच पड़ताल करने के, पूछताछ करने के लिए कि भाई कहाँ गया, कब से नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये भी आपके फील्ड जॉब में ही आता है। सिर्फ पर्सन के केस में नहीं, अगर कोई कंपनी भी है जिसने की टैक्स पे नहीं किया है तो आप उस कंपनी के बारे में पूछताछ करने के लिए जा सकते हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पावर फील करोगे कि हाँ आप थोड़ा सा जाओगे, पूछताछ करोगे, तो ये तो मुझे लगता है कि बेटर है। सो अब वर्क प्रोफाइल देखने के बाद जाहिर सी बात है हम बात करेंगे पावर के बारे में। देखिए जो काम मैंने बताया, एक असेसमेंट का काम, एक नॉन असेसमेंट का काम, तो अगर हम असेसमेंट की बात करें तो एक टाइम था ITI में जबकि असेसमेंट भी पावरफुल होता था, क्योंकि आप वहां पर जब वेरिफिकेशन करते हो, जैसे कि मैंने बताया कि असेसमेंट का काम वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें होती हैं, तो जब आप वेरिफिकेशन करते थे तो आप पर्सन से डायरेक्टली मिल सकते थे, तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा इज्जत मिलती थी कि भाई इनकम टैक्स का इंसान है, प्लस कुछ ना कुछ गड़बड़ी और ये सारी चीजें उस टाइम होनी पॉसिबल थी। बट क्योंकि अब इनकम टैक्स पूरा का पूरा फेसलेस हो चुका है, तो आपको नहीं पता होता है कि आप किस इंसान की वेरिफिकेशन कर रहे हो, उससे आपका डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। अब ये कैसे होता है फेसलेस? इसका ये ऐसे होता है कि NEAC जो होता है ये सिलेक्ट करता है कि इन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इनका जो टैक्स वेरिफिकेशन है वो होना है। अब ये NEAC दिल्ली के पूरे वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स को केरला भी भेज सकता है, कहीं और भी भेज सकता है। अब मान लीजिए जो दिल्ली का बंदा है, अगर उसकी सेटिंग होगी तो किसी दिल्ली के बंदे से होगी ना, केरला में सेटिंग तो नहीं होगी। अब जरूरी नहीं कि हर टाइम केरला भेजे, वो कहीं और भी भेज सकता है। तो इस तरह से होता है कि फेसलेस कर दिया जाता है ताकि आपका कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहे, आप किसी तरह की सेटिंग कर ही ना पाओ। तो अगर मैं बात करूँ तो जो पावर आप सोचते हो मिलना जुलना और जो आपके दिमाग में गलत चीजें बैठी हुई है, तो ये चीजें अब असेसमेंट में पॉसिबल नहीं है, यानी कि डेस्क जॉब में पॉसिबल नहीं है। प्लस अगर कोई ऐसी कोशिश करता है कि चलो हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया, अब हम क्वेरी करना चाहते हैं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो गलत है, हम अब उस इंसान से बात करते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कोई क्वेरी भी करनी है तो फिर आपको NEAC को वो क्वेरी देनी पड़ेगी, NEAC उस बंदे से बात करेगा, फिर वो NEAC को देगा, फिर वो आपको देंगे। तो ले दे करके आप कुछ भी करना है NEAC के थ्रू करना है, तो आपकी उस पर्सन से कोई डायरेक्ट सेटिंग या मैं बात करूं तो कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है, इसलिए ये फेसलेस होता है पूरा। तो अगर आप बात करें थोड़ी बहुत पावर की, तो वो नॉन असेसमेंट में है, जब आप पूछताछ के लिए जाते हो, बैंक मीटिंग्स के लिए जाते हो, मतलब किसी से मिलने के लिए, तो उस टाइम आप थोड़ा बहुत करते हो। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि रेड में भी आप कोई बहुत ज्यादा पावर दिखा पाते हो, क्योंकि वहां पर आपका क्लरिकल काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो पावर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एंड ट्रूली स्पीकिंग, आप अपनी बहुत ज्यादा उम्मीद SSC CGL के किसी भी पोस्ट से मत लगाओ। ED से आप लगा सकती हो, ED इज एक्चुअली टू सम एक्सटेंट पावरफुल, बट कोई भी और पोस्ट पावरफुल नहीं होती है, ठीक है। आपको अच्छी खासी जॉब मिलेगी, स्टेबल लाइफ मिलेगी, रिस्पेक्टफुल लाइफ मिलेगी, बट उस लेवल पे पावरफुल नहीं होती जैसा आप सोचते हो। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, ताकि आप जब पोस्ट पे जाओ और आपको वो पावर ना मिले तो आप डिसअपॉइंट मत हो जाओ, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही तगड़ी लाइन थी, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर एक्चुअली पावर की बात करें तो ITO यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर से पावर थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है, क्योंकि आप गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हो, प्लस कुछ डिसीजन के पावर आपके पास आ जाती है। जैसे कि हमारा सेक्शन ऑफिसर से शुरू हो जाता है, कुछ पावर उनके पास एक्चुअली होती है। सो यहाँ से शुरू होता है। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स अलग अलग होते, तो हाँ ये ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं, ये प्रमोशन के बाद बनते, तो वहां से आप पावर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ITI से इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है। प्लस अगर थोड़ी बहुत पावर असेसमेंट में या नॉन असेसमेंट में आप फील करना भी चाहते हो, तो अगर आप छोटे शहर में हो ना, तो आपको अच्छी खासी इज्जत मिलती है, क्योंकि वहां पे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, प्लस बहुत कम लोग होते हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो आपका जो ओहदा होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन वहां पे फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस भी कम होते हैं, तो पैसों का लेन देन भी नहीं होता। लेकिन अगर आप बड़े शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आते हो, तो आपके जैसे हजारों लाखों इंस्पेक्टर्स यहाँ पर है, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, तो जो इज्जत थोड़ी बहुत होती है तो छोटे शहरों में ज्यादा होती है। अब हम थोड़ा वर्कलोड पे बात कर लेते हैं।
तो इसकी जो टाइमिंग होती है वो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिस में जो टाइमिंग होती है यूजुअली डेस्क जॉब की 9:30 से 5 या 6 बजे तक वही होती है। लेकिन जब रेट्स में रहते हो तो उस टाइम नो लिमिट, आपको जब तक काम करना है कर सकते हो, करना पड़ सकता है। और फील्ड जॉब में भी सेम सीन है। अगर आपको रात में कहीं और रुकना पड़ रहा है, 1-2 दिन घर नहीं आना पड़ रहा है, या रात को 10-11 बजे तक रुकना पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल चीज है आपके लिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन विंग में हो तो इसीलिए वर्कलोड कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। स्पेशली कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो कि जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, जब लोग ITR फाइल करते हैं जून के आसपास, तो उस टाइम इनका जो काम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो उस टाइम आपके वर्कलोड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और छुट्टियां आपको मेजर जो टाइम होता है, जैसे कि मार्च टू जून, ये सब का जो टाइम होता है, उस टाइम आपको नहीं मिलेगी क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है। बाकी टाइम पर आपको मॉडरेट वर्कलोड मिलेगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जोन में हो। अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इतने नहीं हो रहे, छोटे शहर, तो वहां पर इतना वर्कलोड नहीं होगा। बट अगर आप एक्स सिटी में हो तो होगा। सो वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए जो गर्ल्स हैं, अगर आप प्रेफर कर सकती हैं इन सब चीजों को, रात में देर तक रुकना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे तो गर्ल्स को बहुत ज्यादा फील्ड जॉब के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाता, तो आपके लिए सुटेबल है अगर आप इन सब चीजों को अकोमोडेट कर सकती हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यार, मुझे लगता है कि यूपीएससी के लिए ना DA टाइप की जो पोस्ट है वो काफी अच्छी होती है क्योंकि उसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। यूपीएससी कोई बोलने की बात नहीं, हम बोल तो देते हैं कि हाँ डिटर्मिनेशन हो तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो ना ऑफिस से आकर के, आपको लगता है थोड़ा सा रेस्ट कर ले, थोड़ा जब तक बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन नहीं है कि भाई यूपीएससी ही करना है, तक आप इस जॉब में नहीं कर पाओगे। और जब पढ़ाई के बीच में ऐसा ब्रेक आता है, मान लीजिए आपको कभी रेट्स के लिए जाना पड़ गया, 5-6 दिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो एक ब्रेक हो जाता है। तो अगर मैं एक्चुअली मैच्योरिटी के साथ बोलूं तो आपको इस तरह की पोस्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने किया है, तो उस लेवल की अगर डिटर्मिनेशन है तो ही आप लेना, अदरवाइज मत लेना। एंड इसकी जो मोस्ट ऑफ द पोस्ट्स होती है ना, वो साउथ में ही ज्यादा होती है। और हम नॉर्थ इंडियंस होते हैं, साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे खाने पीने की प्रॉब्लम, तो आपको वहाँ पे और ऐसे ही परेशान, प्लस साउथ में थोड़ा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी जाता है, तो वहाँ पे वर्कलोड भी ज्यादा, तो ले दे करके काम ज्यादा हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यूपीएससी के लिए अवॉइड करना थोड़ा। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। तो मैं बोल के प्रमोशन आपको बोर नहीं करूंगी। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये प्रमोशन होती है, ये तो कागजी कार्यवाही वाली प्रमोशन है। आप मैक्सिमम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर तक बन सकते हो और ये अच्छी खासी पावरफुल पोस्ट होती है भाई। ITI में मतलब डिप्टी कमिश्नर अच्छे खासे पावरफुल लोग होते हैं। इसके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो जब आप ITI बन जाते हो और आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो भी आपको एक एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद ही आप ITO के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये एग्जाम पास करना कंपलसरी होता है और ये मीडियम लेवल का एग्जाम होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक तो लॉ के बारे में होता है, एक ऑफिस प्रोसीजर के बारे में होता है, एक अकाउंटिंग के लिए मतलब अकाउंट्स का अलग पेपर होता है, और एक आपके जो रूल्स एक्ट्स ये सब का पेपर होता है। तो ये 4 पेपर्स होते हैं। इसको अच्छे से आपको रेडी करना पड़ता है। वहाँ पर मैथ्स इंग्लिश अगर आपकी अच्छी आप कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको ऑफिस का काम नहीं आता तो, ठीक है। उसके बाद ITO के लिए अलग एग्जाम होता है, मतलब ITI कन्फर्मेशन के लिए अलग एग्जाम होता है, प्लस ITO के लिए भी अलग एग्जाम होता है। उसके बाद के जो है वो टाइम बेस्ड होता है कि इतने टाइम में आपका प्रमोशन हो ही जाएगा, और इसका प्रमोशन स्लो होता है ट्रूली स्पीकिंग। ITI से ITO बनने में आपको लगभग 8-10 साल तो लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लगता है, डिपेंड्स ऑन जोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफ़र की। तो हाँ, ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन जोन टू जोन ट्रांसफर नहीं कि आप ये सोच करके बिल्कुल भी ये पोस्ट मत लेना कि अभी ये ले रहा हूँ, मुझे मिल रहा है तो फिर बाद में अपने होम टाउन चला जाऊंगा। नो, ये बिल्कुल ही बैन है, नहीं हो रहा है, स्पाउस ग्राउंड पे भी नहीं होता है। सो ध्यान से आपको अपनी जोन प्रेफरेंसेस भरने हैं ताकि बाद में आप पछताओ ना। अब बात करते हैं घूस के ऊपर में, ठीक है यार, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, प्लीज आप ये सब सोच करके किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट में मत जाना। क्योंकि अगर मान लीजिए, मैं ऐसे लेक्चर नहीं दे रही, बट या आई वांट टू से कि अगर इनकम टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, अगर आप इसी चीज़ में अगर घोटाला कर दोगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये ना आपको ये सोच के जाना कि एक सेवा है। अगर आप असेसमेंट सही से करते हो, कोई इधर उधर का काम नहीं करते, तो सरकार के पास पैसे आएंगे, सरकार उस चीज़ के लिए योजनाएं करेंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का लेवल स्तर अच्छा होगा, तो एक तरह से आप देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाओगे। एंड बिलीव मी, आप जब ईमानदारी से काम करते हो ना, आपका सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो वो जो सेल्फ स्टीम आपकी बनती है उसको कोई पैसा कंपेयर नहीं कर सकता। ये आपको लेक्चर लग रहा होगा, बट आप जब एक मैच्योर लेवल पे पहुंचोगे तो अल्टीमेटली आपको यही समझ में आएगा कि अपनी नींद को होकर के पैसा कमाने से अच्छा है कम पैसे में खुशी से सोचो। अब मैं हर वीडियो के लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर देती हूँ। आई एम वेरी
आई एम नॉट ओपिनियनेटेड बट आपके भले के लिए मैं बोलती हूँ कि यार जितनी चीजें तो मैंने बता दी, बट इस पोस्ट को ना नाम के लिए मत लेना। आपको मैंने वर्क प्रोफाइल बता दी, जोन के बारे में अच्छे से जान लेना, अपनी रैंक देख लेना कि क्या मुझे अपने होम टाउन के पास मिलेगा, क्योंकि जोनल ट्रांसफर बिल्कुल बंद है, वर्कलोड अच्छा खासा है। तो आप उन चीजों को ध्यान में रखते हुए शांत दिमाग से कोई भी पोस्ट लो, बहुत ही शांत दिमाग से। आपको ये लगना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी उस जॉब के लिए है कि नहीं, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से लगता है कि आपको बहुत ही शांत जीवन पसंद है, एक्सप्लोर नहीं करना, रेट्स आप सोच भी नहीं सकते, तो आप इस पोस्ट को मत लेना। प्लस आगे थोड़ा शादी ब्याह के बारे में भी सोच लेना कि पार्टनर आपके साथ मतलब जोन ट्रांसफर भी हो तो जा सकता है कि नहीं, या आपने जेड सिटी में ले ली वो, है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत सोच समझ के तब अपना पोस्ट लेना। आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उन सारे डाउट्स पर शॉर्ट्स बना दूंगी। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर के ऊपर होने वाली है। उसमें मैं बहुत डिटेल में बताने वाली एक्साइज के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।